of Pakistan, or some of the basic terminologies, just like what is the GDP, what is GNP, and what is current account deficit, and what is fiscal deficit, what is the difference between budget deficit and what is the difference between fiscal deficit. So मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप सबको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊं। स्टार्ट से मैंने इसको अल्टर किया, और वैसे तो इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बड़ा इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, मगर मैंने इस कोर्स को, मेरी कोशिश रही है कि ऐसे अल्टर करूं कि जो आपका मकसद है, यानी कि इंस्पेक्टर आईआरएस के लिए, वो बेहतर से बेहतर साबित हो ये कोर्स और मेरे जो लेक्चर्स की वजह से। ठीक है, तो होपफुल इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो वी आर गोइंग, इन केस अगर आपको क्वेश्चन हो कोई भी, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है, या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, या इस लेक्चर के बाद भी आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रॉम द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स के साथ साथ ना मैं आपको उनकी जो बेसिकली वो है अपना फंक्शंस ऑफ एफपीआर हो गया, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया, उसके फंक्शंस क्या है, उनकी मुख्तलिफ थोड़े और एस्पेक्ट से, टेस्ट के और एस्पेक्ट से भी मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश आपको किधर से और कहाँ से प्रिपेयर करनी चाहिए, और जो उसमें मेनली एक्ट्स दिए गए उनके एक्ट्स का मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको उसको कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि दे आर ह्यूज, आप उनको रटा नहीं लगा सकते उनका। तो मैं सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप उनको कैसे इजीली आप कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, और आपको कौन से वो सवाल आ सकते हैं जो बेस्ट पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इंग्लिश पे थोड़ा डिस्कस करूंगा। इंग्लिश जो है वास्ट है, बेसिकली वो आपका महीने में, 2 महीनों में या 15 दिनों में आपका तैयार नहीं हो सकता। इसके लिए मैं जस्ट आपको, बल्कि कोई भी आपको नहीं बता सकता कि कैसे करें, और प्रोबेबिलिटी हमें ये भी नहीं पता कि उधर कौन से सवाल आने वाले हैं। तो मैं आपको रिसोर्सेज बता सकता हूँ कि बेटा इधर इधर से आप प्रिपेयर करें और इन इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। होप सो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी टेस्टों में, वो मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ है इस चीज़ से। फिर आ जाते हैं ये 3-4 मेन टॉपिक्स है। मैं इंशाल्लाह आपको, अगर आप इन 3-4 टॉपिक्स को, इनसे आपके 30 to 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इन केस अगर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें, मुझसे पढ़ें, खुद भी पढ़ें, थोड़ा मेमोराइज कर रहे हैं चीज़ों को, सेटिंग के साथ चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि आप इसको क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं, और सीटों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप इसमें इजीली 80+ स्कोर ले सकते हो। इन केस अगर आप 80+ स्कोर ले सकते हो, तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू ग्रैब दैट सीट। मूविंग ऑन, जो इस लेक्चर का मकसद है वो इकोनॉमिक्स पार्ट है। 3 इसके जो सिलेबस में आपकी मेन हेडिंग्स दी गई हैं, 3 वो कवर हो जाएंगे, और मैंने जैसे आपको कहा कि इसमें आगे और भी अंदर सवाल आते हैं। उन्होंने जस्ट फिस्कल पॉलिसी मेंशन किया, कभी कभार वो मॉनेटरी पॉलिसी भी कोई सवाल देते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। अब ये कंसर्न किससे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेनली जो हमारी पूरी इकॉनमी, मेरे अपने शहर में, मेरे प्रोविंस में, मेरे कंट्री में, होल ग्लोबली जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और कंजप्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स क्या है, कोई भी प्रोडक्ट हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सेट किसी ने बनाया है, ठीक है, उसको हम करते हैं कि जी, एक मिनट एक्सक्यूज मी, कि जी सैमसंग का कोई सेट है या ओप्पो का है, तो ये एक प्रोडक्ट है, एक कंट्री में बन रही है प्रोडक्ट, उसकी कंजप्शन कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी उसकी, प्रोडक्शन कैसे उसकी होगी, तो उन ओवरऑल चीज़ों को डिस्कस करने के लिए फिर वो उसका जो मैकेनिज्म है वो हमें इकोनॉमिक्स उसका मैकेनिज्म बताता है। ठीक है, फिर आते हैं कि जी इसमें एक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल्स, जैसे मैं और आप हो गए, बिजनेसेस हो गए,
बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए वगैरह, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ये भी इन्वॉल्व होती हैं। गवर्नमेंट्स ऑन होल डिस्कस करती हैं चीज़ों को। अब इसमें ये फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये इंडिविजुअल्स बिजनेसेस ये फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। गवर्नमेंट्स वगैरह ये क्या हो जाती है, गवर्नमेंट्स एक हो गई गवर्नमेंट या दो तीन मिलके जो डिसीजन मेकिंग करती हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉक्स वगैरह जैसे बने होते हैं, यूरोपियन यूनियन है जैसे, वो म्यूचुअली डिसीजन लेते हैं, तो वो गवर्नमेंट्स कहलाती है। वो जो डिसीजन लेती है हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मैं आपको बता दूं हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उसके बरक्स जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, वांट्स होती हैं, नीड्स होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। अब उसकी अब आज मेरे पास ओप्पो है, कल मेरी ख्वाहिश बढ़ जाएगी कि आईफोन हो मेरे पास, फिर आईफोन के बाद अगर फिर मेरे पास एक्स मैक्स है तो फिर मुझे ख्वाहिश होगी कि और बड़ा सेट हो मेरे पास, 11 प्रो 12 प्रो ये हो। तो ये कभी आपकी रुकती नहीं, मगर मैं सेट वो तभी लूंगा, कौन सा मैं सेट लूंगा अपने बजट को देख के। यार मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास 30,000 है, ज़्यादा से 50,000 है, उस कैपेसिटी में रह के मैं कौन सी प्रोडक्ट ले सकता हूँ जो मुझे सेटिस्फाई भी करे। ये नहीं है कि सिर्फ लेना है, वो चीज मुझे सेटिस्फाई भी करे, ये शर्त है इकोनॉमिक्स में। ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में और क्या चीज आ जाती है, देखें ये चीजें तो अम, अ, कोई भी चीज है उसको अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल अगर उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, जैसे पानी है, कोई नहर से आ रहा है, मैंने उठा लिया पानी और पी लिया, मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिल गई, मेरी नीड भी पूरी हो गई, ठीक है, मगर इसमें उस पानी की मार्केट वैल्यू नहीं है, तो इसमें इकोनॉमिक्स का कोई दखल अंदाज नहीं है। जब तक उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू नहीं होगी तब तक वो इकोनॉमिक्स का उसमें दखल अंदाज कोई नहीं होगा। तो आप डिसीजन तभी लेते हो जब अगली चीज की क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है, उसकी कोई वैल्यू होगी, उसकी कोई प्राइस होगी। अब जो है फॉर एग्जाम्पल एक नहर का पानी है, एक एक्वाफिना का और एक साथ ही बॉटल आरओ वगैरह का पानी है। अब उनकी तीनों चीज़ों की क्या एक प्रोडक्ट है वैल्यू, वो फ्री में है। अब उसमें से मैंने क्या करनी है, अपनी चॉइस मेक करनी है। अब इधर इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। मेरे पास पैसे आरओ के या फिर एक्वाफिना के या बिल्कुल ही नहीं है तो मैं फिर उस पर चला जाऊंगा। फिर इसमें इकोनॉमिक्स का दखल अंदाज आ जाता है। ठीक है। तो इसको हम बेसिकली ये कह सकते हैं सिंपल टर्मिनोलॉजी, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी और प्रॉफिट और बेनिफिट। यूटिलिटी इधर ये इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, इसको हम कहते हैं सेटिस्फेक्शन, यानी कि अगर एक चीज मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, समझ रहे हैं आप। यानी अगर मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ या सैमसंग यूज कर रहा हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस चीज में मिल रही है, तो वो फिर मेरी यूटिलिटी तय करेगी। तो इस पे तो अलग एक चैप्टर है, मगर उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको कि जी बेसिकली इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स की बात हो गई, सर्विसेज भी इसी तरह होगी। जैसे अभी मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग इज अ सर्विस, बैंकिंग इज अ सर्विस। कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई फिजिकली चीज इन्वॉल्व ना हो तो क्या कहलाती है, सर्विस कहलाती है। ठीक है। अब उस सर्विस की क्या होती है, मार्केट वैल्यू। अगर कोई टीच कर रहा है, फीस जो है उसकी वो क्या होगी, मार्केट वैल्यू। अगर दो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, एक ले रहा है 10,000, एक ले रहा है 20,000, तो अब आप डिपेंड करता है कि मार्केट वैल्यू किसकी ज्यादा है और आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हो। शर्त ये है कि वो आपको सेटिस्फाई भी करे। ठीक हो गया जी। तो इस पे क्या होगा, लिमिटेड हमारे स्कार्स होते हैं, रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उनमें रह के हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी चॉइस करें जिससे हमारा बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब आ जाते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो फादर था या फाउंडर था, मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स तो जब से ये दुनिया आबाद हुई है तब से ही चल रही है, मगर ये फॉर्मली जब शेप में आई है तो इट इज़ फाउंडेड बाय द एडम स्मिथ। उनके बुक में थ्योरी थी, उन बुक से, उन बुक का शॉर्ट नेम यही है, वेल्थ ऑफ नेशन, मगर फुल नेम क्या है, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये 1776 में आता है। ये इंटरव्यू के हवाले से बहुत की क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू में कभी कभार जैसे होता है ना, टोकन क्वेश्चन हमें जैसे कहते हैं या जीके के क्वेश्चन कहते हैं, तो आईआर उसमें स्पेशली ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, हु गेव क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट थ्योरी। इसी तरह से ये आप
फिर आ जाते हैं कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स कौन सी हैं। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मगर यहाँ पे जो हमारा मकसद है, जो मेनली उसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, आप यही समझ लो कि वो छोटे लेवल पे होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे वो बड़े लेवल पे। ठीक है, छोटे लेवल पे अब ये है कि जी वो इंडिविजुअल बिजनेसेस वगैरह पे डील करती है, बिजनेस पर्सन्स पे, या एक फैक्ट्री का आप कह लें, या एक इंडस्ट्री का हम जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन वगैरह को डिस्कस करेंगे तो वो माइक्रो में आ जाएगा। मगर अगर मैं किसी कंट्री की प्रोडक्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि जी इंडिया इतनी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना इतनी कर रहा है, पाकिस्तान इतनी कर रहा है, बांग्लादेश इतनी कर रहा है, ठीक है, आ जाएगा ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। उसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलरली हो गया, अगर मैं अपने घर का खर्चा जो मेरी इनकम है, और उस इनकम को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने घर का खर्चा वगैरह कर रहा हूँ, अपने घर की एक पॉलिसी बना रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे खरीदनी है, तो वो मैं क्या किस में आ जाऊँगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाऊँगा। क्योंकि इसकी मेन चीज़ ये कि मेरे डिसीजन से किसी और को फर्क नहीं पड़ने वाला। माइक्रो मैक्रो में फर्क ये भी है कि जब उसमें आप माइक्रो में डिसीजन लेते हो तो उसमें किसी और पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मेरा मेरे पड़ोसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है तो कंट्री के ईच एंड एवरी पर्सन को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो किसी को नेगेटिव पड़ सकता है, किसी को पॉजिटिव पड़ सकता है। ठीक हो गया जी। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी चीज़ की ये वैल्यू है, ये प्राइस है, तो ये क्यों है, कैसे इस चीज़ की प्राइस डिटरमिन करनी चाहिए। अगर ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप की जो है 40,000 50,000 प्राइस क्यों है, किसने डिटरमिन की है, कैसे डिटरमिन की है, ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं इन चीज़ों को भी। तो आपस में लोगों का मार्केट में रिलेशन है, उसको भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि अगर एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के साथ, यानी होलसेलर अगर रिटेलर के साथ डील कर रहे हैं, तो वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे। ठीक है, लोगों का आपस में कारोबारी रिलेशन, वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे करें, कोऑपरेट कैसे करें एक दूसरे के साथ, ये सब किस में आ जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़ी लेवल पे चीजें क्या आ जाती है, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, आजकल हो रहा है महंगाई की बातें चल रही है हर जगह पे, पेट्रोल की प्राइसेस पे बात हो रही है, तो ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में चली जाती है। क्योंकि अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो वो ओवरऑल हर किसी को इम्पेक्ट कर रही है। फिर इसमें जीडीपी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हुआ है, एम्प्लॉयमेंट की बात आ जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आ जाती है, नेशनल इनकम की बात आ जाती है, और इसमें फिर क्या आ जाती है, मार्केट की बात आती है। मगर मार्केट ओवरऑल मार्केट की बात आती है। मैं अगर कहता हूँ कि जी शूज मार्केट की बात हो गई, वो शूज मार्केट में एक मैं बाटा की बात नहीं करा, अगर बाटा की बात होगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में चली गई। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल शू इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसी अगर मैं कपड़े की मार्केट की बात कर रहा हूँ तो ओवरऑल किस पे हो जाएगा, क्योंकि अगर कपड़े की मार्केट अपने रेट्स डिटरमिन कर रही है, चेंज कर रही है, अल्टर कर रही है, या कुछ भी कर रही है XYZ, तो ओवरऑल जो उनकी कपड़े के रेट्स पे फर्क होगा, सब पे फर्क पड़ेगा ना, सिर्फ एक उस मार्केट पे नहीं पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा, जो बड़ा लेवल होता है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे होता है। ठीक है, या स्मॉल लेवल पे। तो ये दो एक ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की। इधर जो हमारा मेन फोकस होगा इस चीज में, जो इन लेक्चर्स में, वो मैं उसमें से जो कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स पढ़ेंगे वो किसके होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स को टच नहीं देंगे क्योंकि हमारा सिलेबस ये चीज डिमांड नहीं कर रहा। अब की कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने डिस्कस किया कि की कॉन्सेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आप कहीं पे भी चले जाओ, आप चाहे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो या ना हो, मगर अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, आप शॉर्ट कमीशंस में बैठ रहे हो, लॉन्ग कमीशंस में बैठ रहे हो, कोई भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं पे टकरेगा जरूर। अगर आप इकोनॉमी को समझना चाहते हो, न्यूज़ समझना चाहते हो आप, या इकोनॉमिक्स के हालात समझना चाहते हो, तो ये की कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना लाजमी है आपको। इसका सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स, ये स्टेट बैंक में भी एक दफ़ा सवाल आया था, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, लड़के गलत कर बैठे थे। ये इसका फुल फॉर्म ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
अब इसका मकसद क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जी, मेरे कंट्री यानी कि कंट्री है उसकी बाउंड्रीज में value of final goods and services produced in a country in a given year or another period। यानी कि मैं अगर कहूँ कि जी साल 2021 में पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की बाउंड्रीज में जितनी प्रोडक्ट्स बनी है या सर्विसेज प्रोवाइड किए उनकी 2020 में क्या वैल्यू रही है, उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी। ये पाकिस्तान में यानी कि हमने बाउंड्री की लिमिट तय कर रही है। क्या या पूरे साउथ एशिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तान की कर रहे हैं, या पूरे प्रोविंस की कर रहे हैं, या एक सिटी की बात कर रहे हैं। तो जब हम बाउंड्री डिफाइन करेंगे ये बहुत लाजमी है, समझ रहे हैं, तो ये बहुत लाजमी है। ये क्या होगी इसकी डेफिनेशन की, और गुड्स क्या होंगी वो फिनिश्ड होंगे। अगर फिनिश्ड नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल अगर उधर मैं कह रहा हूँ कि जी एक ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड की भी मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, उसमें जो आटा यूज हो रहा है उसकी भी अगर मैं पहले काउंटिंग कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो हमेशा जो चीज़ परचेज की गई होती है या जो चीज़ फाइनली प्रोड्यूस की गई होती है वो हम उसमें इंक्लूड करते हैं जीडीपी में। अगर जब हम अनफिनिश्ड गुड को इंक्लूड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी और ये फिर एक्सेसिव हो जाएगा। समझ रहे हैं आप क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, एक कंट्री के अंदर इन ए गिवन टाइम पीरियड। तो पाकिस्तान का ये आप देख भी लें कि पाकिस्तान का जो साल फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर किसको कहते हैं, जो स्टार्ट होता है जुलाई 1 से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर के जून 30 पे, इसको हम क्या कहते हैं, एक होता है फिस्कल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। सी वाई आपने देखा होगा, उसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं, जनवरी 1 से स्टार्ट होता है और दिसंबर 31 पे एंड होता है। मगर ये फिस्कल ईयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बजट भी आता है और ओवरऑल गवर्नमेंट की जो है पॉलिसीज आइंदा माली साल के लिए तय होती हैं, क्या क्या पॉलिसीज होंगी, क्या क्या ऑपरेशन होंगे। तो जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है हमारा इस 2000 फिस्कल ईयर जो गुजर चुका है 2021 का, ये 3.94। और जो इन टर्म्स ऑफ अगर हम डॉलर या इसकी नॉमिनल अगर वैल्यू दें हम तो वो क्या होगी, 28 बिलियन डॉलर। ये हमारी इकॉनमी, ठीक है पाकिस्तान, इसको हम इकॉनमी ऑन होल भी कहते हैं, जीडीपी को एग्रीगेट डिमांड भी कभी कभार हम उसको कहते हैं, मगर वो आपके काम की इधर चीज नहीं। आ जाते हैं जीएनपी पे, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये वही प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी कंट्री के बाहर, यानी कि अगर मैं पाकिस्तान की जीएनपी को मैयर करने जा रहा हूँ तो मेरे जो इधर लोग हैं कंट्री के, जो बिजनेस पर्सन हैं जिन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट की हुई है, या वो कोई लोग बाहर काम कर रहे हैं जैसे हमारे लोग उधर काम करते हैं, उनकी जो उधर वो गुड्स एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो हमारी मुल्क के हिस्से में आ रहे हैं, वो पैसा जो हमारे मुल्क के हिस्से में आ रहा है वो फिर क्या कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि एक मुल्क की प्रोडक्ट जो उस मुल्क में ना बनी हो, वो बाहर ममालिक में बनी हुई है, ठीक है। जैसे अगर हमारे लोग जो है बाहर सऊदीया में काम कर रहे हैं तो वो उधर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर एट द एंड वो क्या कर रहे हैं, पैसे इधर वापस भेज रहे हैं। तो जो पैसे भेज रहे हैं तो वो हमारे क्या होंगे, जीएनपी में काउंट होंगे। फिर इन दोनों को मिला के हम बनाते हैं नेशनल इनकम कहलाता है हमारा एक कॉन्सेप्ट। ये जब इनका एडिशन होती है, अब कोई कंट्रीज जो है इसको एज ए टूल लेते हैं, जीएनपी को एज ए टूल लेते हैं, और कोई जो है इसको ज़्यादा वेटेज देते हैं जीडीपी को। वो डिपेंड करता है हर चीज़ से, हर मुल्क का अपना अपनी अपनी पॉलिसी है। ठीक है जी, आई होप सो कि ये क्लियर है, दो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स में। देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे वैसे जो हमारा टॉपिक सिलेबस में दिया गया है फिजिकल पॉलिसी का, आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे, देन केनेजियन पढ़ेंगे। इसमें जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाली बात है उधर से हमारी इजाद हो रही है फिजिकल पॉलिसी। स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली दो प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है, एक क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट इन इकोनॉमिक्स, सेकंड है केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट इन इकोनॉमिक्स। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद किसने डाली थी, जो मैंने आपको बताया, हु वाज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स,
एडम स्मिथ, उन्होंने जब इकोनॉमिक्स से थ्योरी दी थी वेल्थ ऑफ नेशंस बुक में, तब से उसका कयाम पड़ गया था क्लासिकल स्कूल का। अब इनका क्या मानना था, इनका मानना ये था कि कोई भी अगर इकॉनमी है उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मकसद क्या है? जैसे आज आप देखें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जो पीआई इदारा है, पीआई या स्टील मिल जो है, ये किसके गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं या एंटरप्राइजेज हैं। ये गवर्नमेंट इधर बिजनेस कर रही है इन कंट्रीज में, ठीक है, तो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट जो है ना मार्केट में इन्वॉल्व ना हो। सेकेंडली, इधर से इनका कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो, यानी कि एक मार्केट चल रही है अपनी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चल रही है, यानी कि एक चीज़ की अगर जितनी डिमांड है उतनी अगर उसकी सप्लाई है तो फिर तो प्राइस हमारी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में होगी। मगर अगर डिमांड किसी चीज़ की प्रोडक्ट की ज़्यादा है, जैसे आटे की मैं एग्जांपल दूं कि डिमांड बढ़ गई और उसकी सप्लाई कम है, तो वो फुलफिल कैसे होगा कि प्राइस को क्या करेंगे, इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली प्राइस, क्योंकि बायर्स आपके पास बहुत हैं, सेलर्स कम है, तो प्राइस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर जाके वो किसी हद पे इक्विलिब्रियम में आएगी। या फिर अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इधर ये कह रहे हैं कि इधर फिर गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, जैसे ऐसी क्रूशियल मार्केट्स होती हैं, ऐसी क्रूशियल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, चीनी पे सब्सिडी प्रोवाइड कर दिया, आटे पे सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, या इम्पोर्ट कर दी वीट। तो अब जब प्राइस हाई हो रही थी, सप्लाई कम थी, तो गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करके सब्सिडी दे दी। सब्सिडी क्या होता है, गवर्नमेंट उस रेट को अपने तरफ से पे कर रही है, यानी अगर 80 रुपए 1 kg का आटा, यानी आटा है 1 kg, तो अगर वो कह रहे हैं कि डिमांड ये कि 60 रुपए होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन ये, तो गवर्नमेंट 20 रुपए ऊपर से अपनी जेब से बढ़, तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कह रहे हैं कि नहीं जी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, लेसिस फेयर, यानी कि उसमें ये कहते हैं, इनका कहने का मकसद ये होता है कि कोई वक्त आएगा, चले अभी डिसरप्ट हो गई इक्विलिब्रियम से हट गई इकोनॉमी, तो वक्त आएगा कि वो यानी कि करीब हो जाएगा इक्विलिब्रियम की तरफ, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएगी, ठीक है, और कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। इनका मानना ये है इसको लगता है। फिर इनका फोकस क्या होता है, सप्लाई साइड पे होता है। सप्लाई साइड से ये होता है कि वो कहते हैं डिमांड है नहीं है या नहीं है, आप सप्लाई करते जाओ, जितनी सप्लाई होगी उतनी खुद ब खुद डिमांड आती जाएगी, लोग खुद ब खुद खरीदेंगे। अगर मार्केट में एक चीज़ अवेलेबल है, लोग खुद ब खुद उसको खरीदेंगे। तो ये कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और ये फिर फोकस करते हैं रियल साइड ऑफ इकोनॉमी। अब रियल साइड ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, एक होता है हमारे नॉमिनल साइड ऑफ इकोनॉमी, दूसरी होती है हमारे रियल साइड ऑफ इकोनॉमी, ठीक है जी। अब रियल को इस तरह से मैं डिफाइन करूंगा कि उसमें जो इंटरेस्ट रेट है स्पेशली, या मैं कहूँ कि इंटरेस्ट रेट के साथ हमारा क्या होता है, डे बाय डे पैसे की भी वैल्यू गिर जाती है उसकी, ठीक है। और उस जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन कहता हूँ कि जी इन्फ्लेशन की बात करता हूँ, अब उसमें जो हमारा रियल होता है, रियल क्या होता है, अपना इंटरेस्ट रेट प्लस रियल इकोनॉमी, ये हमारी नॉमिनल, नॉमिनल क्या होता है, इन्फ्लेशन प्लस हमारा रियल इकोनॉमी। रियल इकोनॉमी और नॉमिनल को मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा कि एक कोई चीज़ है, एक इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में हम बात करते हैं कि यार जी जो आपके पास टोटल पैसा है, ये इकोनॉमी टोटल कितनी चीज़ें खरीद सकती है। यानी कि कल को अगर मेरे पास 100 रुपया था, मैं कहता हूँ 100 रुपये से मैं 2 kg वीट ले सकता था, ठीक है। तो ये तो मैं जब मैं इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड गुड्स में डिफाइन करूंगा, तो वो क्या हो जाएगी, रियल इकोनॉमी हो जाएगी। फिर मैं कहूँगा कि ये इस कंट्री में इतना पावर है कि इतनी वर्थ ऑफ गुड्स ये परचेज कर सकता है, ठीक है। फिर जब हम उसी इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ मनी मैयर करते हैं कि जी फॉर एग्जांपल इस मुल्क की इकोनॉमी $280 बिलियन है,
तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉमिनल का नाम है। ठीक है, जब हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करते हैं किसी इकोनॉमी को तो वो क्या होता है, नॉमिनल हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ गुड करते हैं तो फिर क्या होता है, रियल इकोनॉमी हो जाती है। इसको, इस डिस्कशन को मैं फर्दर इस तरह से कैरी करूंगा आपको समझाने के लिए कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि 100 रुपए से पहले मैं क्या करता था, 2 kg ऑफ फीड ले सकता था। ठीक है, अब उन्हीं 100 kg से मैं 1 kg क्या लेता हूँ, वेट लेता हूँ। इनके तो 2 kg जो है मैं 200 से लूंगा तो मेरी नॉमिनल इकोनॉमी जो है वो क्या होगी, 200। यानी कि 2 kg बाय करने के लिए मेरी इकोनॉमी पे जो, जब मैं जीडीपी बनाऊंगा तो उस पर क्या आ जाएगा, 200 लिखा आएगा। ये जी 200 kg के और 200 रुपीज के 2 kg है। देखने में तो ये लगता है कि 100 रुपया बढ़ गया, हम कहेंगे इकोनॉमी बढ़ गई, 100 रुपया इकोनॉमी बढ़ गई हमारी। फिर जब हम आएंगे कि रियल में हम देखेंगे कि रियल में वाकई में इकॉनमी बढ़ी है कि नहीं, हम फिर देखेंगे रियल में तो इकॉनमी कम हो गई है। पहले 100 रुपये में मैं 1 kg लेता था और 2 kg लेता था, अब मैं 1 kg ले रहा हूँ। ये फिर क्या हो गया, रियल साइड ऑफ इकॉनमी होगी। तो वो इकॉनमी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नॉमिनल जो होती है वो मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में measure करते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल। फिर आ जाते हैं इसको काउंटर, ये फिर सिस्टम चलता रहा 1776 से ऑनवर्ड्स। काफ़ी हुकूमतें इसको फॉलो कर रही थी, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज जो है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 की, वर्ल्ड वॉर 1 हो गई स्टोरी। फिर ऐसा ऐसा हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के नतीजे में जो हमारी इकॉनमीज हैं वो चीज़ें नहीं प्रोड्यूस कर रही थी। जैसे आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हथियारों पे, डिफेंस पे खर्चा होना बहुत शुरू हो गया था। डिक्टेटरशिप जो है वो हो गई थी, अपनी कवर कर रही थी इसको। ऐसा ऐसा से दुनिया की इकोनॉमी क्या हो गई, वो वीक होती गई। और फिर ग्रेट डिप्रेशन आप लोगों ने सुना होगा कि 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। अब ग्रेट डिप्रेशन में क्या था कि आपकी इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और इकोनॉमिक ग्रोथ कोई नहीं हो रही थी, क्योंकि आप ऐसी कोई चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे जिससे लोगों का भला हो। यानी कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आप नहीं कर रहे थे, आप जस्ट डिफेंस पे कर रहे थे। डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करने से तो किसी का कुछ नहीं होता ना, यानी आम इंडिविजुअल को तो कोई फायदा नहीं होता, उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं होती। ग्रेट डिप्रेशन आ गया। फिर उसमें ये उनकी जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है, इन्होंने क्या कहा था कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो पोलैंड की गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो वो क्राइसिस जो है वो वर्ष से वर्ष होते जा रहे हैं। फिर उधर एक साहब आते हैं, जॉन मैकेन्स। ठीक है, ये यूके के इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने अपनी थ्योरी दी केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट। इन्होंने कहा कि नहीं जी, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन लाजमी है। ये अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती तो जैसे अनटूवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसको कौन, गवर्नमेंट का काम ही यही है कि आपके खराब हालात जो है उससे हमें बचाए। कोई क्राइसिस हो जाते हैं तो उससे हमें निकाले, तो गवर्नमेंट का काम ही यही है ना। तो जब इकोनॉमी भी खराब होती है, जब आप ऐसे डिप्रेशन या रिसेशन जैसे क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी उधर से हमें निकाले। तो उसने कहा गवर्नमेंट को इधर इंटरवीन करना पड़ेगा। उससे ये मुराद क्या थी, इससे फिर फिजिकल पॉलिसी का आइडिया आया। अब फिजिकल पॉलिसी हम देखेंगे क्या किया है, उसको हम देखते हैं आगे। फिर ये बिलीव करते हैं डिमांड साइड पे। ये कहते हैं उतनी सप्लाई करो। अब उसमें ये था ना ग्रेट डिप्रेशन में कि सप्लाई तो बहुत हो गई थी, चीज़ें अवेलेबल थी, अगर लोगों के पास पैसा नहीं था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट थी, लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि वो चीज़ें खरीद पाए। जब चीज़ें नहीं खरीद पा रहे थे, जो इन्वेंट्रीज थी वो बढ़ती जा रही थी। तो इन्वेंट्रीज बढ़ती जा रही थी तो वो सप्लाई साइड इंडस्ट्रीज वो भी तबाह हो गई। तो ओवरऑल इम्पैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि जितनी डिमांड हो, डिमांड क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग सप्लाई। जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई डिमांड करूंगा कि अगर आज डिमांड होगी मार्केट में कि जी हमें आईआरएस सिखाने के लिए, आईआरएस में इंस्पेक्टर की तैयारी कराने के लिए कोई टीचर अवेलेबल होना चाहिए, तो पहले शायद को ना पढ़ा रहा हूँ, मगर 100 200 1000 कैंडिडेट आ जाए मार्केट में, तो फिर क्या है, पढ़ाने वाले टीचर भी कहेंगे आया डिमांड तो है तो हमें पढ़ाना चाहिए फिर उस चीज़ को। तो फिर वो क्या करेंगे, उस डिमांड को फिल करें। यानी डिमांड ने क्रिएट की अपनी सप्लाई, है ना। तो ये बोथ साइड्स ऑफ इकोनॉमी में बिलीव करते हैं।
नॉमिनल पे भी, रियल पे भी, ठीक है। अब नॉमिनल के ऊपर में इन केस ये फर्दर इकोनॉमिक्स का प्योरली लेक्चर होता तो फिर इसको डिस्कस करता कि नॉमिनल को कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं और रियल को कौन कौन सी करती हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट का रोल हो गया, इसमें आपका ये काम है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि पॉलिसीज टू इंटरवीन इकोनॉमी, कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी बदौलत हम इकोनॉमी में इंटरवीन कर सकते हैं या अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल रख सकते हैं, ठीक है। एक मोमेंटम जो है उसको बिगाड़ सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है फिस्कल पॉलिसी। जैसे मैं आपको हल्का सा आइडिया दे चुका हूँ, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी क्या है? इट इज अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये 1936 के बाद ही कॉन्सेप्ट आया जब केनेजियन ने अपनी थ्योरी दी थी, केन ने अपनी थ्योरी दी थी, तो केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट। अब ये उसने कहा गवर्नमेंट इंटरवेंशन दो तरीकों से कर सकती है। एक तो या वो टैक्स लगाए, ठीक है। अब टैक्स लगाएंगे तो क्या करेगी, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स से होता है। दूसरा उसने कहा गवर्नमेंट स्पेंडिंग करे, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग से मुराद ये है कि गवर्नमेंट लोगों को रोजगार प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स ले आए। जैसे गवर्नमेंट आज अनाउंस कर दे कि यार आज मैं कराची से पेशावर के लिए एक ML1 का प्रोजेक्ट यहाँ रेलवे लाइन बने। ये गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेंडिंग कर रही है ना, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। अब उसकी बदौलत क्या होगा कि लोगों को, हजार और लाखों में लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। लेबर हो गई, फिर उसके लिए मैनेजमेंट स्टाफ होगा, फला फला, ये जो भी होंगे रिक्वायरमेंट्स ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक एडिशनल प्रोजेक्ट आ गया तो उसके लिए हमें एडिशनल लोग चाहिए। तो इसके लिए क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो यही उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि आप रोजगार बढ़ाओ। अब उसने उधर एक मिसाल दी थी कि एक वो बिल्डिंग पे खड़ा हुआ था, उसने बिल्डिंग पे ना शीशे के खिड़कियां थी, उसको उन्होंने पत्थर मारा। पत्थर मारा तो टूट गया। उस टूटने को सही भी करना था, जो शीशा टूट गया। उसने फिर कहा कि ये देखे, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, अब ये यहाँ पे लोग जाएंगे, ये शीशे को रिपेयर करेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, उनको पैसे मिलेंगे तो वो आगे खर्च करेंगे, खर्च करेंगे जो आपकी सप्लाई पड़ी हुई है वो फिर यूज होगी, और फिर इस तरह से एक साइकिल चलेगा तो इकॉनमी क्या होगी, रिवाइव होगी। यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से क्या होगा, पैसा आएगा, और तुम्हें पैसा आएगा तो वो स्पेंड करेंगे, स्पेंड करेंगे तो चीजें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, प्रोड्यूस होंगी तो इकॉनमी आपकी क्या करेगी, फ्लोरिश करेगी। ठीक हो गया जी। तो इसके दो ही कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली। ये गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग करती है, टैक्सेशन लगाती है या रिड्यूस करती है, तो इन्फ्लुएंस द इकॉनमी। इकॉनमी को अगर जब बढ़ाना हो तो हम फिर क्या करते हैं, टैक्स कम कर देते हैं। जब टैक्स कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली टैक्स कम का एक मकसद है कि प्राइस भी कम होगा, और बिजनेसेस को क्या होंगे, इंसेंटिव्स होंगे। इंसेंटिव्स होंगे टू इन्वेस्ट। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां भी आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट्स भी लगेंगे, एक इकॉनमी फ्लोरिश करेगी। ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आपकी हर दफ़ा टैक्सेशन आप कम करने से यही फायदे होंगे, नहीं, ये ऐसा नहीं होता। वो फिर पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, एक कौन सी सिचुएशन में हमें कौन सी पॉलिसी, आया टैक्स बढ़ानी चाहिए या टैक्स कम करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम कि गवर्नमेंट्स, इनका मकसद क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट किसके हाथ में होती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी पॉलिटिशियंस के हाथ में होती है, और उन्होंने आगे इलेक्शन जीतनी होती है। जब वो इलेक्शन जीतनी होती है तो फिर वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमी आपकी, बाज़ाहिर आपको लगेगा कि इकोनॉमी आपकी बढ़ रही है, हालांकि उसमें बड़े स्ट्रक्चरल फ्लॉज और फ्रैक्चर्स जो इकोनॉमी में, मगर ग्रोथ रेट जो है ना वो पर्टिकुलरली हमें हाई दिखता रहेगा कि ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो वो फिर एक नैरेटिव होता है अपना सेल आउट करने के लिए, फिर वो ऐसे लोग काम करते हैं, पॉलिटिशियन जो, ठीक है। तो ये हमेशा एक इतनी वायबल नहीं होती, यानी कि हम कहें कि ये लिटरली एक इकोनॉमिक ओरिएंटेड पॉलिसी नहीं होती इन इन स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, where
देयर अकर द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड लैक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसीज है पर्टिकुलरली इतनी सक्सेसफुल नहीं रहती, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हासिल नहीं कर पाती ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ये अपना वाइंड अप कर रहा हूँ मैं, इसको वाइंड अप नहीं कर रहा बल्कि ये टाइम ओवर होने वाला है 40 मिनट। मैं अभी एंड करके दोबारा से स्टार्ट